हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। तो मेरा नाम है आर्यन अग्रवाल और हम बात कर रहे थे हमारा सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे थे टॉपिक वाइज किस चैप्टर की, लिक्विड सॉल्यूशंस या लिक्विड स्टेट नाम के चैप्टर की हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे और उसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को हम आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस कर रहे थे, हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दी थी और उसी में हमारा अब एक सब टॉपिक आप कह सकते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो वांट ऑफ फैक्टर आता है और वांट ऑफ फैक्टर के साथ मिला के जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चलो तो कर दो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अ स्टोरेज बैटरी, एक स्टोरेज बैटरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है वो कि अ स्टोरेज बैटरी कंटेन्स अ सोल्यूशन ऑफ H2SO4, ठीक है। क्या कह रहा है? एक सोल्यूशन है हमारे पास H2SO4 का 38% बाय वेट। 38% बाय वेट का मतलब परसेंट W/W और परसेंट में परसेंट बाय मास हमें दिया हुआ है। सिंपल। हमसे पूछ रहा है वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, यानी कि सिंपली हमसे पूछ रहा है आई क्या होगा, ठीक है। अगर डेल्टा टी एफ एक्सपेरिमेंट में हमें कितना मिला, डेल्टा टी एफ हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला तो हमें मिला 29.08, ये हमें मिला, ठीक है। के एफ भी उसने हमें दिया हुआ है, ऑब्वियसली 1.86 के एफ दिया है तो हमारे पास जरूर ये क्या किसका के एफ है, वाटर का के एफ होता है। यानी कि हमारा अगर के एफ वाटर का दिया हुआ है मतलब सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। क्यों? क्योंकि के एफ जो होता है वो किसके लिए डिफाइंड होता है, सॉल्वेंट के लिए डिफाइंड होता है। तो जो H2SO4 का सोल्यूशन है वो बेसिकली कैसा सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है, जिसमें कि सोल्यूट तो है हमारा H2SO4 और सॉल्वेंट क्या है हमारा, पानी है, ठीक है। ये बात अपने को समझ में आ गई। तो अब अपने को तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। ये अपना फॉर्मूला होता है। डेल्टा टी एफ एक्सपेरिमेंटली उन्होंने बता रखा है हमें कि कितना है, 29.08। आई हमें निकालना ही है, वांट ऑफ फैक्टर पूछ रहा है। के एफ उसने दिया हुआ है 1.86, लिख दो 1.86। यूनिट्स का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मोल इनवर्स केजी में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि टेम्परेचर का भी लिखना चाहिए था उसने, लेकिन कोई बात ना, चलता है। अब मोलैलिटी तुम्हारी क्या है, तो मोलैलिटी तो पता नहीं है, लेकिन क्या पता है, परसेंट W/W यानी कि परसेंट बाय मास पता है। तो यानी कि परसेंट बाय मास क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है और उसे मोलैलिटी में कन्वर्ट करना है, यानी कि बेसिकली क्या है, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म है। तो कोई फॉर्मूला से नहीं जाएंगे, बेसिक से ही चलेंगे कि 38% W/W है, यानी कि 38 ग्राम सल्यूट है किसमें, 100 ग्राम सोल्यूशन में। और सल्यूट है क्या, H2SO4, यानी कि 38 ग्राम H2SO4 है किसमें, 100 ग्राम सोल्यूशन में। तो 38 ग्राम H2SO4 हो गया 100 ग्राम सोल्यूशन में। तो अगर आपको इसको मैं लिख दूं, ठीक है, वैसे ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन आपका क्या है, परसेंट W/W कितना दिया है, 38 है आपका। यानी कि इससे क्या मतलब आप समझे कि 38 ग्राम सल्यूट, और सल्यूट क्या है, ऑब्वियसली H2SO4 है, बात हो चुकी है। H2SO4 इन 100 ग्राम सोल्यूशन, ठीक है। आपको मोलालिटी के लिए क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है। यानी कि आप क्या लिख सकते हो, देखो आपका सल्यूट कितना हो गया, सल्यूट यानी कि H2SO4 कितना हो गया, 38 ग्राम हो गया। अच्छा, और सोल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है। अच्छा, तो क्या सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट है क्या पहले तो बताओ, पानी है। तो सॉल्वेंट कितने ग्राम होगा आप बता सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से सोल्यूशन माइनस सोल्यूट का मास कर दोगे तो 100 - 38 आपका क्या आ जाएगा, क्या 100 - 38 करके आपका सोल्यूशन, सोल्यूशन माइनस सोल्यूट का मास करके आपका क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास यानी कि पानी का मास आ जाएगा, जो कि 62 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका। अब आपको क्या चाहिए, मोलैलिटी के लिए मोल्स ऑफ सल्यूट चाहिए। सल्यूट यानी कि H2SO4, यानी कि आपको H2SO4 के मोल्स चाहिए। तो आप मास पता है H2SO4 का, तो इसे मोलर मास से डिवाइड कर दो। H2SO4 का मोलर मास 98 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 डालते हुए, ईच ईच हाइड्रोजन का 1, ईच सल्फर का
32 और ईच ऑक्सीजन का 16 डालते हुए आप कैलकुलेट करोगे मोलर मास 98 ग्राम पर मोल आएगा। तो मास अपॉन मोलर मास करके आपने H2SO4 के मोल्स निकाल लिए। अच्छा, और क्या चाहिए था आपको? मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था, मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल दिया। तो मोलैलिटी के लिए क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि 38/98, क्योंकि मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? पानी, यानी कि मास ऑफ वाटर 62 ग्राम। लेकिन ये किस में चाहिए होता है? केजी में चाहिए होता है। मोलैलिटी की डेफिनेशन यही कहती है। तो अपना सिंपल है। अब यहां से आपको आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। कितनी आ जाएगी? 2.5 आ जाएगी है आपकी। ठीक है, तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, बस आपको एक तो कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म जो इस पूरे चैप्टर में ही काम में आता है वो आपको लगाना था, और बेसिक्स आपको वांट ऑफ फैक्टर वाला आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे आई की गलती ना करो, नहीं तो जल्दबाजी में डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी कर देते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अपने को समझ में आ गया, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कर दो। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक सर्टेन मास ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन देख के डरा मत करो, साथ साथ करेंगे हम दोनों, बिल्कुल एकदम दोनों भाई। ठीक है, ठीक है। अ सर्टेन मास ऑफ सब्सटेंस है, उसको डिसॉल्व करा गया किसमें? 100 ग्राम C6H6 मतलब बेंजीन में। ठीक है, और इससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया कितना? बाय 1.28 डिग्री सेल्सियस। जो चीज साथ के साथ है आप साथ के साथ लिख लिया करो, यानी कि ये क्या है बेसिकली? फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम हुआ बाय। बाय मतलब क्या होता है? बता चुका हूं मैं कई बार कि बाय का मतलब क्या होता है? डिफरेंस होता है, यानी कि डेल्टा टीएफ दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, ये जो चीज दी है डेल्टा टीएफ दिया हुआ है। ठीक है, अब द सेम मास ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो कोई हमें मास पता नहीं, सपोज हम ये जो जो सब्सटेंस लिया था इसको आप डब्ल्यू ग्राम मान लो। जो मास ऑफ सब्सटेंस की आप बात कर रहे थे जितना लिया था, इसको सपोज डब्ल्यू ग्राम मैंने मान लिया इसी फॉर इंस्टेंस। ठीक है, अब आपने सेम मास ऑफ सल्यूट लिया यानी कि डब्ल्यू ग्राम ही लिया। इस बार डिजोल्व करा 100 ग्राम पानी में। पहले डिजोल्व करा था 100 ग्राम बेंजीन में, अब डिजोल्व करा 100 ग्राम पानी में। इससे फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ बाय 1.40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डेल्टा टीएफ पानी में डिजोल्व करने पाया 1.40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर क्या कह रहा है अब? इफ द सब्सटेंस हैज नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट इन बेंजीन एंड इज कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर, इनटू हाउ मेनी आयंस डज इट डिसोसिएट इन वाटर। मतलब कह रहा है कि इस लाइन का मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि सब्सटेंस का क्या है? नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट है बेंजीन में। नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट मतलब कि जो हम कैलकुलेट करके आना चाहिए था असल में भी वही मिल रहा है। ठीक है, और लेकिन कंप्लीटली आयनाइज हो गया पानी में। मतलब अगर नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट है बेंजीन में, मतलब बेंजीन में ना तो डिसोसिएट हुआ है ना ही एसोसिएट हुआ है, मतलब आई यानी कि वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 ही बोलोगे। ठीक है, एक तरीके से नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा है, लेकिन जब उसी सोल्यूट को पानी में डिसॉल्व करा तो वो आयनाइज हो गया, आयंस में टूट गया, तो आई की कुछ वैल्यू आ जाएगी। अब तो वही पूछ रहा है कि कितने आयंस में टूट रहा है ये पानी में। आपको के एफ दिया हुआ है पानी का और बेंजीन का, दोनों का दिया हुआ है। तो आपको दो बार डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले तो आपको बेंजीन के लिए लगाना पड़ेगा, जब बेंजीन एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हो आप। ठीक है, तो बेंजीन एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हो तो डेल्टा टी एफ कितना है? 1.28 है, इक्वल टू आई। अब आई कितना है? बेंजीन में नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट है, यानी कि डिसोसिएट भी नहीं हो रहा एसोसिएट भी नहीं हो रहा, मतलब आई का वैल्यू 1। ठीक है, इंटू के एफ, बेंजीन का के एफ आपको पता ही है 5.12, इंटू मोलैलिटी। ठीक है, इंटू मोलैलिटी। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या मोलैलिटी निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। मोलैलिटी कितनी आ जाएगी? आप सिंपली ऐसे निकाल लो, ज़्यादा सॉल्व मत करो आप, अभी इसको ऐसे ही लिख लो चाहो तो 1.28 बाय 5.12, आगे सॉल्व कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आपने क्या, फॉर वाटर आप सेम चीज लगाओगे। आपको अगेन डेल्टा टी एफ पता है कितना है? डेल्टा टी एफ 1.40 है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू आई। अब आई क्या है? आई तो आपको बताना ही है, क्योंकि आई से ही तो आप फिर फर्दर क्या निकालोगे कि कितने आयंस में टूट रहा है। बिल्कुल, कितने आयंस में टूट रहा है। ठीक है, आई इंटू के एफ।
KF कितना है वाटर का 1.86 इनटू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी की वैल्यू ऊपर से लिख दोगे। क्यों लिख दोगे मोलैलिटी की वैल्यू ऊपर से? ऊपर वाली ही क्यों होगी? क्योंकि सेम ग्राम सब्सटेंस है। सेम ग्राम सब्सटेंस का क्या मतलब है? सेम मास ऑफ सब्सटेंस यूज करा। मतलब अगर मास ऑफ सब्सटेंस सेम है यानी कि मास ऑफ सल्यूट सेम है तो मोल्स ऑफ सल्यूट भी सेम है, क्योंकि मोलर मास तो वही रहेगा। तो मास अगर मास सेम है तो मास अपॉन मोलर मास यानी कि मोल्स भी सेम है। और डिवाइड बाय क्या होता है? मोलैलिटी में मोल्स ऑफ सल्यूट आता है ऊपर, और डिनोमिनेटर में क्या आता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और सॉल्वेंट 100 ग्राम ही लिया है दोनों केस में। अब खाली मास ऑफ सॉल्वेंट आता है डिनोमिनेटर में। अब ये मतलब नहीं है कि बेंजीन लिया या पानी लिया। अगर 100 ग्राम लिया है तो नीचे 0.1 केजी आएगा, और ऊपर अगर n मोल सल्यूट पहले थे तो n मोल्स ही सल्यूट बाद में, और सेम ही सल्यूट है तो मास मोलर मास दोनों सेम है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है। तो यानी कि मोलैलिटी क्या है? सेम है दोनों सोल्यूशन के लिए। तो मोलैलिटी को आप ये ऊपर वाली लिख सकते हो यहाँ पे कि 1.28 बाय 5.12। बात समझ में आई? आ गई। तो अब यहाँ से हम क्या आई की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी? 3.010 आ जाएगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3 आ जाएगी। अच्छा, अब आई हमारा क्या होता है? डिसोसिएशन है, तो डिसोसिएशन के लिए आप क्या बोलोगे? आई को 1 + n - 1 इंटू एल्फा। चलो यहाँ लिख लेते हैं, आई इक्वल टू 3.010 इक्वल टू 1 + n - 1 इंटू एल्फा। यही होता है। ठीक है, हाउ मेनी आयन्स पूछ रहा है कि कितने आयन में टूट रहा है, मतलब अल्टीमेटली क्या पूछ रहा है? एन की वैल्यू पूछ रहा है। एन की वैल्यू पूछ रहा है तुमसे। और कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर कह रहा है, कंप्लीटली, पार्शियल आयनाइजेशन नहीं कह रहा है। इसका मतलब कि जो अल्फा है वो कितना है? 1 है। तो अल्फा की वैल्यू 1 डाल दो। अल्फा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 डाल देंगे तो देखो क्या आएगा, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2.010। अब अल्फा को 1 डाल दो, n-1 इंटू 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.010 ही आ जाएगी, यानी कि बेसिकली आई के बराबर ही आ जाएगी। तो आपके आयंस कितने हुए? आप कह सकते हो कि 3.010 है, मतलब ये 3 आयंस में टूट रहा है। ठीक है, 3.01 आयंस तो नहीं होंगे ऑब्वियसली। इसका जो नियरेस्ट आपका इंटीजर है वो क्या है? 3 आयंस है, तो आपका 3 आयंस में टूट रहा होगा, क्योंकि 0.1 आयन तो आप बोलोगे नहीं कि 0.01 आयन में भी है कोई टूटेगा 3.01 आयंस। ये बात तो आपका कहना ठीक नहीं है, तो इसलिए आप इसका नियरेस्ट वाला देख लोगे कौन सा है। 3 आपका नियरेस्ट इंटीजर है, तो आपका 3 आयंस में ये डिसोसिएट कर रहा होगा। सिंपल क्वेश्चन था, 2 बार डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाना था। ये बात समझ में आनी चाहिए कि मोलैलिटी सेम होगी। आपको आई का फॉर्मूला सिंपल पता होना चाहिए। डिसोसिएशन के लिए 1 + n - 1 इंटू अल्फा, कंप्लीटली आयनाइज मतलब अल्फा की वैल्यू 1, और कितने आयन्स में टूट रहा है, इनकी वैल्यू हमने निकाल दी। नियरेस्ट इंटीजर में जो आया वो हमने लिख दिया। क्यों? क्योंकि डेसिमल में हम नंबर ऑफ आयन्स को डिनोट नहीं कर सकते हैं। सिंपल, आपका होल नंबर होना चाहिए वो। ठीक है, क्लियर? कोई भी डाउट नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कर दो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे कि 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है। ठीक है, बेंजोइक एसिड मैं बता दूंगा अभी क्या होता है, वैसे ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। इसको डिसॉल्व करा गया किसमें? 25 ग्राम बेंजीन। बेंजीन अपना वही C6H6। ठीक है, इससे डिप्रेशन हुआ फ्रीजिंग पॉइंट में कितना? 1.62 केल्विन के बराबर, मतलब डेल्टा TF। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डेल्टा TF। ठीक है, तो यानी कि डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है? 1.62 केल्विन। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट KF भी दिया हुआ है बेंजीन का, मतलब बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है, बेंजोइक एसिड सोल्यूट है। परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ द एसिड पूछ रहा है। परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ द एसिड पूछ रहा है। पहली बात, आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि बेंजोइक एसिड क्या होता है। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड आपका क्या होता है, मैं अगर सिंपली ऐसे ही बना दूं, देखो ये बेंजोइक एसिड होता है। ठीक है, जहाँ सभी जगह कार्बन है, ये एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, और यहाँ पे क्या है? COOH होता है। ठीक है, दिस इज बेंजोइक एसिड। ठीक है, और कार्बन से एक एक वैलेंसी यहाँ पे हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है। ठीक है, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो ये सब जगह कार्बन है ऐसे,
और ये डबल बॉन्ड्स हैं, सिंपल। और ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ, और सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। ये आपका बेंजोइक एसिड का आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसे मैंने थोड़ा इस तरीके से बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूँ तो कितना हो जाएगा, C7H6O2 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। इसका आप मोलर मास भी निकाल सकते हो, निकाल लो मोलर मास अगर, ठीक है। तो मोलर मास कितना आ जाएगा इसका, ईच कार्बन का 12 ग्राम पर मोल, ईच हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल, ईच ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल। जब लोगे तो 122 ग्राम पर मोल आ जाएगा मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। C6H6 होता है हमारा बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन हो गया C6H6, इसका मोलर मास ईच कार्बन का 12 लेते हुए, ईच हाइड्रोजन का 1 लेते हुए हमारा आ जाएगा 78 ग्राम पर मोल। जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे, ठीक है, बस मैं बता दिया। अब हमें तो सिंपली फॉर्मूला लगाना है, हम तो ज़्यादा खेल क्यों करें। अपना क्या है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसका फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ हमें पता है 1.62, आई पता है हमें क्या, नहीं पता है, ठीक है। के एफ पता है 4.9 है, इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन हमें अमाउंट्स दिए हुए हैं तो मोलैलिटी निकाल सकते हैं। मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट क्या है, बेंजोइक एसिड, तो ठीक है, मास ऑफ सल्यूट पता है, तो इससे हम मोलैलिटी के लिए मोल्स ऑफ सल्यूट निकाल लेंगे, जो कि न्यूमरेटर के लिए चाहिए। तो मोल्स ऑफ सल्यूट कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड यानी कि 2 बाय मोलर मास इसका 122 ग्राम पर मोल। तो न्यूमरेटर में आ गए मोल्स ऑफ सल्यूट, डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन है, बेंजीन कितना अमाउंट लिया है 25 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करोगे तो 25/1000, यहाँ से आपकी आई की वैल्यू आ जाएगी 0.504। तो ये आ गई आपकी आई की वैल्यू। अब आपसे क्या पूछ रहा है, परसेंट एसोसिएशन पूछ रहा है, परसेंट एसोसिएशन पूछ रहा है। तो एसोसिएशन के लिए आई का आपका क्या होगा, अगर एसोसिएशन है तो आपका आई का फॉर्मूला क्या होगा, 1+1/n-1 यही होगा आपका आई का फॉर्मूला फॉर एसोसिएशन। अगर एसोसिएशन है, अगर डिसोसिएशन होता तो बात अलग थी, लेकिन एसोसिएशन के लिए तो यही होगा, ठीक है। एसोसिएशन के लिए ये हो गया आई इक्वल टू 1+1/n-1 इंटू अल्फा, ठीक है। अब एक बात अपने को थ्योरेटिकली पता होनी चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी होते हैं वो जब भी उनका डिसोल्यूशन करा जाता है बेंजीन में, वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, डाइमर फॉर्म कर लेते हैं। नोट करके बात लिखवाई भी जाती है कि व्हेनेवर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन बेंजीन दे टेंड टू फॉर्म डाइमर। अगर डाइमर लेकिन बना लेंगे यानी कि एसोसिएशन हो जाएगा, यानी कि आपकी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड इज अ एग्जांपल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजीन में डिसोल्यूशन करा है, बेंजीन में डिसॉल्व करा गया है, तो डाइमर बना लेगा। क्योंकि इसने नहीं बताया है क्वेश्चन में कि डाइमर बनाएगा क्या बनाएगा। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि इसने ट्राइमर बना लिया डिसॉल्व करने के बाद, या कुछ और बना लिया, जितना भी बोल दिया, जो भी मर बोल दे, अगर बोल रहा है कि इतना बना लिया है, तो हम फिर वही मानेंगे। अगर ट्राइमर बोलता तो ट्राइमर मानते, लेकिन जब कुछ नहीं बोला तो आपको यही मानना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर बेंजीन में डिसॉल्व करा गया है तो आपका क्या बनेगा, डाइमर बनेगा। यानी कि एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो तो एन की वैल्यू 2 डालते हुए आप यहाँ से अल्फा निकाल लोगे, तो अल्फा आपका कितना आ जाएगा, 0.992 आ जाएगा। और परसेंट डिसोसिएशन अगर आपको चाहिए तो आपका क्या आ जाएगा, परसेंट डिसोसिएशन के लिए आपका अल्फा इंटू 100 हो जाएगा, यानी कि 99.2% आ जाएगा परसेंट डिसोसिएशन, ठीक है। सॉरी, परसेंट एसोसिएशन, डिसोसिएशन थोड़ी है, एसोसिएशन। समझ में बात आ गई। कुछ नहीं था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी करा, ये चीज तो सिंपल थी, यहाँ से आई की वैल्यू निकल गई। अब आपका क्या था, आपका एसोसिएशन का केस था, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है परसेंट एसोसिएशन है, यानी कि एसोसिएशन है, यानी कि आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा 1+1/n-1 इंटू अल्फा वाला। यहाँ से आपका अब 2 वेरिएबल आ गए, क्योंकि अल्फा तो आपको निकालना ही है, तभी परसेंट
में निकालोगे अल्फा इंटू 100 करके, तो अल्फा तो अगर आपको निकालना है तो फिर एन आपको पता होना चाहिए, और एन अगर क्वेश्चन में बोल देता कि डायमर बन रहा है, ट्राइमर बन रहा है, तो हम मान लेते, अगर नहीं बोला है तो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब भी बेंजीन में डिसॉल्व करा जाता है तो डायमर बनता है। और अगर क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजीन की जगह कुछ और दिया जाए, और आपका एसोसिएशन हो रहा हो, ऐसा कुछ एसोसिएशन वगैरह हो रहा हो और कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन ना दिया हो, कोई और कंपाउंड दिया हो, और आपको पता नहीं लग रहा हो कि क्या होगा, कि डायमर बनेगा, ट्राइमर बनेगा, और आपको क्वेश्चन में जरूरत पड़ रही हो, जैसे कि यहाँ पे आपको एन की वैल्यू डालने की सख्त आवश्यकता थी वरना अल्फा नहीं निकलता, तो इस केस में जब भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हो, बेंजीन दिया हो, तो आप एन की वैल्यू 2 डाल दोगे, डायमर बना दोगे। लेकिन कुछ और भी दिया हुआ है और अगर क्वेश्चन में जरूरत पड़ रही है एन की वैल्यू डालने की, तो आप बाय डिफॉल्ट 2 ही ले लोगे और क्वेश्चन की भूल चूक माफ कर दोगे, आप बाय डिफॉल्ट यही मान लोगे कि डायमर ही बन रहा होगा। ठीक है, ये थोड़ी चीजें हमें प्रैक्टिस के साथ समझनी पड़ती हैं कि कई बार हमें एग्जामिनर को समझना पड़ता है कि उसका थॉट क्या रहा होगा। हालांकि गलती होती है उसकी है, लेकिन हमें उसकी भूल चूक माफ कर देनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ठीक है, चलो करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सॉरी एक डेसीमोलर सॉल्यूशन है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का। ठीक है, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड पहले तो अपने को पता होना चाहिए, डेसीमोलर अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो डेसीमोलर क्या होता है। ठीक है, डेसीमोलर होता है आपका 1/10 मोलर। ठीक है, और क्या आ सकता है क्वेश्चन में, यहाँ डेसी है, कहीं और हो सकता है सेंटीमोलर दिया हो, सेंटीमोलर, तो आप 1/100 मोलर बोलोगे उसे। अच्छा, कहीं और हो सकता है कि आपको सेमी मोलर दिया हो, सेमी मोलर दिया हो, तो वहां पे क्या बोलोगे 1/2 मोलर। ठीक है, बेसिकली आप मोलर को, जैसे कि आप मोलर को मीटर से रिप्लेस कर दो। ठीक है, जैसे आप मीटर करते हो ना, कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, या 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर में कितने मीटर, 1 डेसीमीटर में कितने मीटर, 1/10 मीटर। तो उसी तरीके से 1 डेसीमोलर में कितने मोलर, 1/10 मोलर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमोलर में कितने मोलर, 1/100 मोलर। सिंपल, इसी तरीके से आपको ये चीज करनी है। तो मोलर को मीटर से रिप्लेस करके भी आप ये चीज सोच सकते हो, कोई खास बात नहीं है, लेकिन ये चीज क्वेश्चन में पूछी जाती है। डेसीमोलर, सेंटीमोलर, सेमी मोलर, ये क्वेश्चन में देता है, वो कई बार देता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए ये चीज थोड़ी करता है, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं टफ, लेकिन लैंग्वेज को ही वो थोड़ा टफ करता है। अच्छा, ये अपने को समझ में आ गया। पोटेशियम फेरोसाइनाइड अपने को समझ में आना चाहिए कि K4FeCN6 की बात कर रहा है। ठीक है, बहुत जगह पढ़ते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत भर भर के आता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी आता है, डी ब्लॉक में, सब जगह आता है। ठीक है, 50% डिसोसिएटेड कह रहा है। 50% डिसोसिएटेड का क्या मतलब है, 50% डिसोसिएटेड का मतलब है यानी कि अल्फा क्या है, 50% है, यानी कि कितना है, 0.5 है। अल्फा कितना है, 0.5 है। और टेम्परेचर कितना, 300 केल्विन। हमसे क्या पूछ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है, आर की वैल्यू भी उसने दी हुई है हमें। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हमसे पूछ रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इक्वल टू ICRT। हम सीधा ऑस्मोटिक प्रेशर ही निकालें। ठीक है, आई की वैल्यू क्या अपने को पता है, नहीं पता है, तो पहले आई की वैल्यू क्या हम निकाल सकते हैं, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो आई की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और डिसोसिएशन हो रहा है, तो आई क्या होगा, अगर आपका डिसोसिएशन हो रहा है तो आई क्या होगा, 1 + n - 1 इंटू एल्फा फॉर डिसोसिएशन। यही है, कैसे पता चला, क्वेश्चन में बोल रहा है डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, एन की वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है। ठीक है, तो एन की वैल्यू पता लग जाए, अल्फा की वैल्यू तो हमें पता ही है, एन की वैल्यू पता लग जाए तो आई की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, आई की वैल्यू आ जाएगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर में आई की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, दी हुई भी है। ठीक है, और कंसंट्रेशन भी उसने हमें दी हुई है डेसीमोलर, यानी कि कंसंट्रेशन भी पता है 1/10 है। तो एक बार आई आ गया, और आई के लिए पहले एक बार एन आ गया, तो हमारा सारा काम आसान है। तो अब बस सारी चीज है, हमारी मेहनत है एन को ढूंढने के लिए। तो एन क्या है हमारा, ये पता चलेगा K4FeCN6 से।
तो K फॉर एफिशिएंट 6 किस में टूटेगा, पहले ये बात समझ में आनी चाहिए। K फॉर एफिशिएंट 6 टूटेगा 4K प्लस में, और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाली चीज है ये पूरी एक साथ रहेगी। ये आयंस सेपरेट नहीं होने के, यानी कि कैसे टूटेगा, Fe(CN6) 4 माइनस, इस तरीके से टूटेगा। यानी कि टोटल कितने आयंस में टूटा, एक पोटेशियम फेरोसाइनाइड कितने में टूटा, 4 पोटेशियम आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन में टूटा। ठीक है, तो यानी कि 4 तो ये हो गए और एक ये हो गया, यानी कि n का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। n का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। तो डिसोसिएशन के लिए हमने I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा हमने लिख ही लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। और n का वैल्यू अब हमने 5 डाल दिया, अल्फा का वैल्यू 50% डिसोसिएशन से अल्फा का वैल्यू 0.5 ही था। ठीक है, तो अब हम यहाँ से I का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब एक बार आपका I का वैल्यू अगर आ गया 3, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप I का वैल्यू को पुट कर सकते हो यहाँ पे कि I का वैल्यू कितना है, 3 है, और कंसंट्रेशन कितनी है, 1/10 मोलर है, डेसीमोलर बोला था। आर का वैल्यू आर का वैल्यू अब देखो क्या डालेंगे 8.314 डाल सकते हैं, लेकिन आपको पाई किस में आएगा, अगर आपको पाई यहाँ पे क्या ऑस्मोटिक प्रेशर एटीएम में लाना होता है, ये आपने इसने आर का वैल्यू थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, अब आपका पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आपको निकालना है तो आप तो बेसिक से चलो कि अगर आपको एटीएम में निकालना है तो आर का वैल्यू क्या 0.0821 डालोगे, तो 0.0821 डाल दो। ठीक है, और टेम्परेचर किस में लोगे, केल्विन में ही लोगे, 300 केल्विन। क्यों लिया मैंने 0.0821, क्योंकि 0.0821 इंटू 300 हमें याद रहता है। ठीक है, 0.0821 इंटू 300 याद रहता है। ठीक है, कितना होता है, 24.63 होता है, 24.63 होता है, यानी कि डिवाइड बाय 10 करोगे तो 2.463 इंटू 3 सिंपल हो जाएगा, यानी कि 7.389 एटीएम्स। वन स्टेप कैलकुलेशन बन जाएगी। ठीक है, अब एटीएम को आप कन्वर्ट कर लो जिसमें भी करना है, पास्कल में कन्वर्ट करना है तो एक एटीएम में कितने पास्कल, 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। एक एटीएम में 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, आप सिंपली 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल भी ले सकते हो। तो जब इसे पास्कल में कन्वर्ट करोगे तो 7.486 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। इसने जूल में इसलिए दिया था ये, क्योंकि इसे एसआई यूनिट में चाहिए था आंसर, एसआई यूनिट में चाहिए था, तो हम पूरा लाके फाइनली एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सिंपल चीज है, नो रॉकेट साइंस। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। डेसीमोलर, सेंटीमोलर, सेमीमोलर वाली बात ध्यान रखना, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड कैसे टूटता है, कॉम्प्लेक्स आयंस कैसे टूटते हैं, बात ध्यान रखना। डिसोसिएशन के लिए आई का फॉर्मूला क्या लगाते हैं और एसोसिएशन के लिए क्या लगाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर या कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले रिलेशन में आप आई को मत भूलना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है, जिसमें कि क्या 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड है 20 ग्राम बेंजीन में। ठीक है, वो फ्रीजिंग पॉइंट उसका लोअर हो गया कितना, बाय 0.45 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इतना डिग्री सेल्सियस लोअर हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा टी एफ है, क्योंकि बाय दिया, बाय मतलब डिफरेंस है। अगर बोलता फ्रीजिंग पॉइंट इतना हो गया, यानी कि हम क्या बोलते हैं, टी एफ है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है, किसका, एसिटिक एसिड का बेंजीन में। ऑब्वियसली कि मैंने पहले अभी बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जब भी आप किस में डिसॉल्व करोगे, बेंजीन में डिसॉल्व करोगे, तो वो क्या बना लेगा, डायमर बना लेगा, यानी कि बेसिकली एसोसिएशन होगा, तो एसोसिएशन ही हो रहा है, तो ठीक भी है। ठीक है, के एफ उसने हमें दिया हुआ है बेंजीन का 5.12, यानी कि बेंजीन सॉल्वेंट है और एसिटिक एसिड सल्यूट है, सिंपल। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाली बात है, यानी कि डेल्टा टी एफ हम लगाएंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई मत भूलना बस, के एफ इंटू मोलालिटी। डेल्टा टी एफ उसने दिया डिप्रे लोअर हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.45 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डेल्टा टी एफ 0.45। आई जो चीज है आपकी, आई आप निकालोगे, वैसे अब आप बोलोगे कि आई तो आप बोलते हो कि आपका
टू हो जाएगा, I2 नहीं होगा। I2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन, वो जब 100% एसोसिएशन कंसिडर करोगे तब आपका डायमर बन जाएगा। ठीक है, वो तो आपका बेसिकली तब बात है जब आपको कुछ नहीं दिया हो। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको तो उसी हिसाब से चलना है। ठीक है, और अभी तो हमें परसेंट एसोसिएशन भी नहीं पता, तो हम यहाँ से जब इसने डेटा दिया है तो डेटा देके कैलकुलेट कर लो। ऐसा नहीं कि हम खुद सोच लें। बात समझ में आ रही है कि अगर डेटा दिया है तो डेटा के साथ जाओ, अगर डेटा नहीं दिया है तो आप जो कंक्लूजन्स हैं उनके साथ जाके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो के एफ की वैल्यू कितनी है? 5.12 इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी नहीं दी है लेकिन हमें अमाउंट दिया है। सोल्यूट क्या है? एसिटिक एसिड है, और सॉल्वेंट क्या है? बेंजीन है, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, यानी कि 0.2 बाय मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना हो जाएगा? सी एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। ईच कार्बन का 12 ग्राम पर मोल, ईच हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल, ईच ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल रखते हुए आपका कितना आ जाएगा? CH3COOH का मोलर मास 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा, यानी कि 0.2/60 आ जाएंगे मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और सॉल्वेंट क्या है? बेंजीन है, जो कि कितना है? 20 ग्राम है। केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 कर दोगे। यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लोगे, जो कि आपके आ जाएगी 0.527। अब आई आ गया आपका 0.527, यानी कि अब आप क्या करोगे? आपका क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है कि डिसोसिएशन हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है, और होना भी चाहिए तो, और क्वेश्चन में बोल भी रहा है। ठीक है, फॉर एसोसिएशन आप क्या लगा लोगे? आई इक्वल टू 1+1/n-1 इंटू अल्फा। ठीक है, इक्वल टू कितना है आपका? 0.527 आया। ठीक है, आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। ठीक है, अब 1 प्लस, अब आएगा आपको क्या निकालना है? अल्फा निकालना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है। तो आपको n की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब n की वैल्यू यहाँ पे 2 डालोगे, i की वैल्यू 2 नहीं डालोगे। क्यों? क्योंकि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करते हो तो डायमर बनाता है। डायमर बनाता है मतलब आपकी n की वैल्यू 2 होती है, ना कि i की वैल्यू। i की वैल्यू n की वैल्यू के बराबर हो जाती है, लेकिन कब? जब अल्फा 100% हो, और अल्फा तो आपको निकालना ही है। तो इस वजह से सीधा आई की वैल्यू वहां पे 2 लेके मत करना, नहीं तो ये चीजें सारी आपके, आप यहाँ पे आई की वैल्यू 2 डाल दोगे और आंसर गड़बड़ा जाएगा। और आपका अल्फा यहाँ भी 2 डाल दोगे, एन की वैल्यू, आई की वैल्यू भी 2 डाल दोगे, और अल्फा का आंसर 100% आ जाएगा, अल्फा गड़बड़ा आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये चीज मत करना। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन मैंने पर्सनली देखा है, मैं भी अपने टाइम पे कई बार ये गलती कर देता था। तो इस चीज का ध्यान रखना। भी तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो क्या बता रहे हो भैया, छोटी ऐसी गलती थोड़ी कर रहे हैं हम, लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसी गलती हो जाती है। पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। नहीं करो, बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहता भी नहीं तुम गलती करो। ठीक है, तो डायमर बना रहा है मतलब एन का वैल्यू 2 है। अब यहाँ से आप अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.946। ठीक है, अगर परसेंटेज में पूछ रहा है तो 94.6% आ जाएगा। ठीक है, परसेंट एसोसिएशन पूछेगा तो 94.6% आ जाएगा, और फ्रैक्शन में पूछेगा तो 0.946 आ जाएगा। सिंपल है। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट वाला था डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। वहां से आई निकाल लिया और एसोसिएशन का फॉर्मूला निकाल के लगा के अल्फा निकाल लिया। बस इतना ध्यान रखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो हमारा डायमर बनता है, यानी कि एन का वैल्यू 2 हो जाता है। बिल्कुल। और अगर अल्फा 100% होगा तो आई का वैल्यू एन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें 0.85% W/V एक्वस सोल्यूशन दिया है NaNO3 का। मतलब NaNO3 सोल्यूट है, एक्वस सोल्यूशन है, मतलब वाटर सॉल्वेंट है, और हमें कंसेंट्रेशन दी हुई है परसेंट W/V में। ठीक है, इज अपेरेंटली 90% डिसोसिएटेड, मतलब 90% डिसोसिएशन हो गया है 27 डिग्री सेल्सियस पे। हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई निकालना है। ठीक है, अब पाई निकालना है तो पाई क्या होता है? पाई का तो आपको एक ही पता है, ICRT। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, आई का वैल्यू क्या है आपको पता है?
ऑब्वियसली नहीं पता है। ठीक है, तो अब आप पहले तो आई का वैल्यू निकालो, क्योंकि आपको डिसोसिएशन वो कह रहा है, डिसोसिएशन कह रहा है 90% डिसोसिएशन, मतलब अल्फा का वैल्यू तो 0.9 है। ठीक है, ये बात समझो। अब अगर आपको ये इतना बात समझ में आ गई तो आप आई का वैल्यू कैसे निकालोगे? आपका सल्यूट जो है NaNO3, ये आपका टूटेगा किसमें? Na प्लस में और NO3 माइनस में, यानी कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल n का वैल्यू 2 हो जाएगा। एक NaNO3 दो आयंस में टूट रहा है, एक Na प्लस और एक NO3 माइनस, यानी कि n का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, अब आई का वैल्यू आपका क्या है? डिसोसिएशन के लिए है। ठीक है, तो डिसोसिएशन के लिए है, तो आई का वैल्यू क्या डाल दोगे? 1 प्लस n माइनस वन इंटू अल्फा। ठीक है, अब आपको n का वैल्यू भी पता है, जो कि कितना है? 2 है, और अल्फा का वैल्यू भी पता है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 90%, यानी कि 0.9। तो यहाँ से आप आई का वैल्यू निकाल लोगे, जो कि कितना आ जाएगा? 1.9 आ जाएगा। ठीक है, आई का वैल्यू अब एक बार आपका 1.9 आ गया तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर वाले फॉर्मूले में आई का वैल्यू 1.9 डाल दोगे। अब आपको क्या चाहिए? कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन के लिए आपको क्या दिया है? %W/V दिया है। कंसंट्रेशन यहाँ किस में डालते हैं हम? मोलैरिटी डालते हैं बेसिकली। ठीक है, मोलैरिटी डालते हैं, मोल पर लीटर में डालते हैं, यानी कि हमें %W/V को किस में कन्वर्ट करना है? मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? देखो, अब ओरली करते हैं, थोड़ा हर बार लिख के नहीं करेंगे। यानी कि 0.85% W/V है, यानी कि %W/V क्या होता है? मास ऑफ सल्यूट। अगर सपोज x%W/V होता तो यानी कि x ग्राम सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन, x ग्राम सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। अब क्या है? 0.85% है, तो यानी कि 0.85 ग्राम सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन, यानी कि 0.85 ग्राम सल्यूट। सल्यूट क्या है? NaNO3। ठीक है, तो यानी कि NaNO3 कितना है? 0.85 ग्राम है। ठीक है, चाहो तो लिख लो, NaNO3 कितना है? 0.85 ग्राम है। कितने ml सोल्यूशन में? 100 ml सोल्यूशन में। ठीक है, तो सोल्यूशन कितना है? 100 ml है। ठीक है, सोल्यूशन 100 ml है। तो अब आपको कंसंट्रेशन के लिए क्या चाहिए? कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि NaNO3 के मोल्स। NaNO3 का मास पता है 0.85 ग्राम, डिवाइड बाय इट्स मोलर मास। सोडियम का 23 डालोगे, नाइट्रोजन का 14 डालोगे, और रीच ऑक्सीजन का 16 डालोगे, आपका कितना आएगा? 85 ग्राम पर मोल आ जाएगा। बढ़िया। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सल्यूट आ गए न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब 0.85 ग्राम सल्यूट था 100 ml सोल्यूशन में, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया? 100 ml। लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दोगे। अब आर का वैल्यू आप क्या डालोगे? 0.082 डालोगे। अच्छा, ये लीटर एटीएम वाली है, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर किस में आएगा? अब एटीएम में आएगा, यूनिट्स का ध्यान रखते हुए। ठीक है, इनटू टी। टी केल्विन में ही लोगे, 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल लोगे, 300 केल्विन आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे ऑस्मोटिक प्रेशर को, और ये किस में आ जाएगा? एटीएम में आपका आ जाएगा, तो आएगा 4.674 एटीएम। ये ऑस्मोटिक प्रेशर आपका आ गया। ठीक है, तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर निकल के आ गया। %W/V को कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी में कन्वर्ट करना था, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। डिसोसिएशन के लिए आपको सिंपल I = 1 + n - 1 इंटू अल्फा करके आई कैलकुलेट करना था। बाकी चीजें सिंपल थी, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगाना था, आपका आंसर टकाटक आ जाता और आ भी गया। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन में कह रहा है 1.2% W/V सोल्यूशन है NaCl का। ठीक है, यानी कि %W/V में कंसंट्रेशन दी है NaCl की, और कह रहा है आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक मतलब इसका जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बराबर है किसके ऑस्मोटिक प्रेशर के? इस सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के, यानी कि 7.2% W/V सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। हमें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड वांट ऑफ फैक्टर ऑफ NaCl बताना है। अब वांट ऑफ फैक्टर I2 ऐसे नहीं बोल दोगे I = 2, आपका I2 नहीं होगा। I2 कब होगा? जब 100% आयनाइजेशन है, यही तो निकालना है। अब कितने परसेंट आयनाइजेशन है, और तब वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो अभी कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर आपका सेम है, यानी कि आइसोटोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। ठीक है, पाई NaCl यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर NaCl का किसके बराबर है? ग्लूकोज वाले ऑस्मोटिक प्रेशर के, यानी कि
आप क्या बोल सकते हो कि आई ऑफ NaCl, अब आप पाई इक्वल टू ICRT लिख लोगे, आई NaCl इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NaCl, ठीक है, इंटू आप क्या बोलोगे कंसेंट्रेशन ऑफ NaCl। अब कंसेंट्रेशन लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। कैसे? मोलैरिटी की तो लिखनी है, तो मोलैरिटी लिख दो। कैसे लिखोगे? मोलैरिटी NaCl का क्या होगा? आपको मोलैरिटी पता है? नहीं पता है, लेकिन परसेंट W/V पता है, तो उसे मोलैरिटी में कन्वर्ट करोगे, अभी जैसे करा हमने पिछले क्वेश्चन में। तो 1.2% W/V यानी कि 1.2 ग्राम सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। तो 1.2 ग्राम सल्यूट यानी कि 1.2 ग्राम NaCl, तो कंसेंट्रेशन के लिए यानी कि मोलैरिटी के लिए मोल्स ऑफ NaCl, तो 1.2 ग्राम सल्यूट यानी कि 1.2 ग्राम NaCl यानी कि 1.2 डिवाइडेड बाय 58.5, जो कि मोलर मास होता है NaCl का, सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5। तो 1.2 ग्राम सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन यानी कि 1.2 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। तो 1.2 ग्राम NaCl से हमने क्या निकाल लिया? मोल्स ऑफ NaCl निकाल लिया, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो 1.2 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन, तो 100 ml आ गया नीचे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय 1000 कर दिया तो लीटर में आ गया, सिंपल। इनटू RT, ठीक है। अब R टेम्परेचर का कुछ उसने बता नहीं रखा है, तो हम RT लिख लेंगे। ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर आप निकालोगे तो ग्लूकोज का आई के वैल्यू तो 1 हो जाएगी। क्यों 1 हो जाएगी? क्योंकि इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपका आयंस में ब्रेक नहीं होगा, ना डिसोसिएशन होगा ना एसोसिएशन होगा, ठीक है। अब इसकी कंसेंट्रेशन के लिए आप सिंपल फिर परसेंट W/V दिया है, यानी कि 7.2% W/V ऑफ ग्लूकोज यानी कि 7.2 ग्राम सल्यूट यानी कि 7.2 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। तो 7.2 ग्राम ग्लूकोज है तो उसका मोल्स बना लिया, डिवाइड बाय 180 करके। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, C6H12O6, और आपने इससे मोलर मास ऑफ ग्लूकोज निकाल लिया 180 ग्राम पर मोल, और 7.2 ग्राम ग्लूकोज था तो इससे मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ गए, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यानी कि 7.2 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 ml हो गया, तो 100 बाय 1000 कर दिया इसे। तो ये क्या आ गई? मोलैरिटी ऑफ सेकेंड सोल्यूशन यानी कि ग्लूकोज वाले सोल्यूशन की आ गई। परसेंट W/V को आपने किस में बदल लिया? मोलैरिटी में बदल लिया, इनटू RT। अब RT के बारे, R तो आ रही है, T के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो आप टेम्परेचर सेम मान दोगे, RT ने RT को मार देगा, सिंपल। और यहाँ से आप I ऑफ NaCl निकाल लोगे, दोनों का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर भी कट जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। I ऑफ NaCl आपका 1.95 आ जाएगा, यानी कि वांट ऑफ फैक्टर ऑफ NaCl आपका आ गया, क्योंकि 2 नहीं आया, देखो 1.95 आया। अब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बताना था आपको, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के लिए यानी कि फॉर डिसोसिएशन NaCl ऑब्वियसली डिसोसिएट करेगा। आई को क्या लिखोगे आप? 1+N-1 इंटू अल्फा, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1.95 है। अब n की वैल्यू कितनी डालोगे? 2 डालोगे। क्यों डालोगे? क्योंकि एक NaCl एक Na प्लस में और एक Cl माइनस में टूट रहा है, यानी कि एक NaCl कितने आयंस में टूट रहा है? 2 आयंस में टूट रहा है, जिसमें से एक Na प्लस है और एक Cl माइनस है, तो इनकी वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। एक ही वेरिएबल है, अल्फा फटाफट निकल जाएगा आपका, जो कि आ जाएगा 0.95। सिंपल कैलकुलेशन है, तो अल्फा आपका 0.95 आ गया। परसेंटेज में निकालोगे तो 95% आ जाएगा। ठीक है, तो परसेंट W/V को हमने पहले तो मोलैरिटी में बदलना देखा कि x परसेंट W/V सोल्यूशन है, यानी कि x ग्राम सल्यूट है 100 ml सोल्यूशन में, तो सल्यूट का मास हमने x ग्राम मान लिया और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 ml मान लिया। 100 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 ml मतलब 0.1 लीटर, यानी कि 100 बाय 1000 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दोनों ही केस में 100 बाय 1000 आ गया। और x ग्राम सल्यूट था, एक में x की वैल्यू 1.2 थी, एक में 7.2 थी, तो उन से दोनों दोनों के हमने मोल्स निकाल लिए सल्यूट के, जो कि न्यूमरेटर में आ गया, सिंपल। और टेम्परेचर और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमने सेम ही मान लिया, क्योंकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सेम ही है, टेम्परेचर के बारे में आइडिया नहीं है, तो हम बाय डिफॉल्ट सेम ही मान लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। क्यों? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। आगे बढ़ें? बढ़ जाएं, बिल्कुल आगे बढ़ जाएं, बिना किसी दिक्कत के। चलो फिर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में हमसे कुछ कह रहा है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है, इसमें हमने 3 × 10⁻³ kg ऑफ एसिटिक एसिड डाल दिया,
ठीक है, 23% एसिटिक एसिड डिसोसिएट कर गया। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, यानी कि पूछ क्या रहा है, डेल्टा टी एफ पूछ रहा है। ठीक है, 500 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 500 ml वाटर है। ठीक है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आप इसे क्या बोल सकते हो, 500 सेंटीमीटर क्यूब बोलो, 500 ml बोलो, या 500 ग्राम बोलो, एक ही बात है। इतने केजी आपने क्या ऐड कर दिया, एसिटिक एसिड ऐड कर दिया। आपका परसेंट डिसोसिएशन एसिटिक एसिड का दिया 23%, यानी कि अल्फा कितना हो गया, 0.23 हो गया। ठीक है, हमसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा टी एफ पूछ रहा है। तो डेल्टा टी एफ आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाओगे, किसके बराबर आएगा, आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। ठीक है, लेकिन क्या है कि के एफ उसने दिया हुआ है 1.86, और डेंसिटी ऑफ पानी इसने क्या दिया हुआ है, देखो 0.997 दिया हुआ है। तो आप 1 मान के नहीं करोगे कि 500 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 500 ml मतलब 500 ग्राम। अब आपको डेंसिटी ऑफ वाटर 0.997 लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया। तो यही बात मैं समझा रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन में भी समझाई कि जो डेटा आपके दिमाग में फिक्स है वो ठीक है, जब डेटा नहीं दिया तो वो दिमाग वो लगाओ, लेकिन जब क्वेश्चन में दे दिया तो आप उस पर स्टिक करो। ठीक है, तो के एफ की वैल्यू उसने दी हुई है 1.86। ठीक है, आई हमें निकालना है। ठीक है, लेकिन के एफ की वैल्यू उसने दी हुई है 1.86 इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सल्यूट चाहिए। सल्यूट कौन है, एसिटिक एसिड है। ठीक है, और क्या पता है हमें एसिटिक एसिड का, मास पता है, लेकिन मास किस में डालेंगे, ग्राम में डालेंगे। तो केजी में पता है, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻³ इंटू 10⁻³ ग्राम, यानी कि 3 ग्राम हो जाएगा अल्टीमेटली। तो 3 ग्राम एसिटिक एसिड, मोलर मास 60 ग्राम पर मोल से डिवाइड करोगे तो 3/60 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड आ जाएंगे। ठीक है, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, तो इसका मोलर मास 60 ग्राम पर मोल आता है। ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, पानी है। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आपको लेना है, डिवाइड बाय क्या लेना है, मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है। ठीक है, तो मास क्या होगा, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। आपको नीचे डिनोमिनेटर में क्या डालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मास ऑफ वाटर। तो मास आपको चाहिए वाटर का, तो डेंसिटी भी आप वाटर की डालोगे और वॉल्यूम भी वाटर का डालोगे। तो डेंसिटी कितनी है वाटर की, 0.997 दी हुई है क्वेश्चन में उसने, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ वाटर क्वेश्चन में कितना गिवन है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, 0.997 यूनिट का ध्यान रखते हुए इंटू 500 क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर के लिए आप सिंपली क्या लिख दोगे, 0.997 इंटू 500। ये क्या आ गया, मास ऑफ वाटर आया, लेकिन ये किस में आया, ग्राम में आया। तो आप इसे किस में कन्वर्ट करोगे, केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करोगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब मोलालिटी आ गई कि मोल्स ऑफ सल्यूट आ गए, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आ गया, लेकिन अब क्या बच गया, अब भी आपका आई नहीं आया। जब तक आई नहीं आएगा आपका डेल्टा टी एफ नहीं आएगा, तो आपको आई निकालना पड़ेगा। और आई निकालें फिर, तो आई निकालते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, डिसोसिएशन कह रहा है। डिसोसिएशन कह रहा है, अभी ध्यान रखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन में नहीं पानी में है, तो पानी में तो डिसोसिएशन हो सकता है। तो डिसोसिएशन के लिए क्या लगाएंगे, आई इक्वल टू 1+n-1 इंटू एल्फा, यही लगाएंगे। अब अल्फा की वैल्यू पता है आपको, एन की वैल्यू बता दो, तो आप अल्फा की वैल्यू आपको पता है 0.23, एन की वैल्यू अगर पता लग गई तो आपका आई आ जाएगा। ठीक, तो अब आपको एन की वैल्यू बतानी है। आपका है क्या सोल्यूट, एसिडिक एसिड है। ये किस में ब्रेक करेगा, CH3 COO- एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन, यानी कि एक एसिटिक एसिड, एक एसिटेट आयन और एक हाइड्रोजन आयन दे रहा है, यानी कि एक एसिटिक एसिड दो आयन्स में ब्रेक कर रहा है, मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। एन की वैल्यू यहाँ 2 सब्सटीट्यूट कर दोगे आप, और आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, जो कि कितनी आ जाएगी, 1.23 आ जाएगी। तो आई की वैल्यू 1.23 आ गई, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1.23 डाल दोगे। के एफ आपको पता ही था, मोलालिटी निकाल ही ली थी, यहाँ से डेल्टा टी एफ जो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपसे पूछा है, आप निकाल दोगे।
कितना आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? 0.229 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस या आपका डिग्री सेल्सियस नहीं, केल्विन में आएगा, सॉरी। ठीक है, केल्विन में कैसे बता, मतलब डिग्री, वैसे तो आप डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो आपका केल्विन में बोलो चाहे डिग्री सेल्सियस में बोलो, बात एक ही है, डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। आप भाई 27 डिग्री सेल्सियस बोलो, 27 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस में कितना डिफरेंस है? तो 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। अब 27 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस में कितने कैलविन का डिफरेंस है? तो आप कैलविन में कन्वर्ट करो, 27 डिग्री सेल्सियस कितना कैलविन? 300 कैलविन। 25 डिग्री सेल्सियस कितना कैलविन? 298 कैलविन। डिफरेंस निकालो कितना? अब भी 2 कैलविन। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी, चाहे डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस मांगो चाहे कैलविन में। मैंने कैलविन क्यों बोल दिया? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ये कैलविन दिया हुआ था, तो मैंने यहाँ कैलविन लिख दिया, कोई खास अंतर नहीं है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, अगर पूछता फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हम कितना मानते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हम क्या बोलते थे? डेल्टा टी एफ को टी एफ नॉट माइनस टी एफ, और टी एफ नॉट को कितना? 0 डिग्री सेल्सियस लिख देते, तब हमारा टी एफ कितना आ जाता? माइनस का 0.229 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट ये हो गया सोल्यूशन का, लेकिन डिप्रेशन तो कितना है? 0.229, चाहे डिग्री सेल्सियस में बोल दो चाहे केल्विन में बोल दो। ठीक, बात क्लियर? बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? देख लो अच्छे से। मोलैलिटी निकाल ली सिंपल तरीके से, के एफ की वैल्यू दी थी, आई आपने डिसोसिएशन के लिए आपको पता था आई इक्वल टू 1 + n - 1 इंटू अल्फा, सिंपल तरीके से निकाल ली। मोलैलिटी में एक चीज़ आपको चाहिए थी, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि केजी में चाहिए होता है, तो डेंसिटी भी दी थी, वॉल्यूम भी दिया था, आप सिंपली मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर लिया। नो रॉकेट साइंस, इजी पीजी। ये 500 है, वैसे तो समझ आ ही रहा है, लेकिन 500 है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, ठीक है, एक पेज में ले लेता हूँ, अगर मेरे को मिल जाता है कहीं से। ठीक, तो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? देख तो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक कर लो, ये डी टी एफ नहीं है, डेल्टा टी एफ है। दिस इज डेल्टा टी एफ। ठीक है, हमें हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है, यानी कि के एच दिया हुआ है ऑक्सीजन के लिए, N2 के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पे। के एच जो होता है हेनरी लॉ कांस्टेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है। ऑक्सीजन के लिए भी दिया है, नाइट्रोजन के लिए भी दिया है, इन वाटर हमें, ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है, बार में दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या बताना है? डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करना है सोल्यूशन का, मेड बाय डिजॉल्विंग एयर एट 1 बार प्रेशर। ठीक है, ठीक है, हमने एयर को डिजोल्व करा, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों होगी, ऑब्वियसली एयर को हम जेई लेवल पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही कंपोनेंट मानते हैं। ठीक है, हम मानते हैं 80% नाइट्रोजन है और 20% ऑक्सीजन है, जेई नीट लेवल पे हम यही मानते हैं कि 80 पर एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बात ठीक है, लेकिन हम दो ही गैस मानते हैं, कि एक तो नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है, जिसमें कि 80% नाइट्रोजन है और 20% ऑक्सीजन है। हालांकि CO2 आर्गन और भी गैसेज हैं, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के हिसाब से हम ये दो का ही कंपोनेंट मान के चलते हैं। ठीक है, हमने एयर को डिसॉल्व करा एक बार प्रेशर पे, हमें मोल परसेंट गिवन भी है, अगर नहीं भी देता तो भी हम यही मानते हैं। ठीक है, मोल परसेंट गिवन है ऑक्सीजन का एयर में 20 और नाइट्रोजन का 80, नहीं भी बोलता तो भी यही मानते हैं। के एफ वाटर का ये दिया है, अगर मोल परसेंट लेकिन कुछ और दिया होता तब कुछ और, सपोज ये 18 दिया होता, 82 दिया होता, तो फिर वही मानते जो दिया है।
ठीक है, तो अब उसने क्या बोला है, एक बार प्रेशर पे हमने डिसॉल्व करा एयर को, यानी कि प्रेशर ऑफ एयर कितना है, एक बार है। तो हम यहाँ से पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर निकाल लो, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा, 80% इसका। ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या है, टोटल प्रेशर यानी कि 1 बार इंटू मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन कितना है बेसिकली 80/100। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन कितना है 80/100। ठीक है, इंटू टोटल प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर से क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आ गया। और सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन यानी कि 20/100 इंटू टोटल प्रेशर यानी कि 1 बार, तो ये कितना आ गया 0.2 बार आ गया। तो ये तो आ गया हमारे पार्शियल प्रेशर्स आ गए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं अब, हेनरी लॉ लगा लें, 2 बार हेनरी लॉ लगा लें, एक बार ऑक्सीजन गैस के लिए, एक बार नाइट्रोजन गैस के लिए। बिल्कुल, एक बार ऑक्सीजन गैस के लिए हेनरी लॉ लगाएंगे, एक बार नाइट्रोजन गैस के लिए लगाएंगे। ये सब कहानी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो डेल्टा टी एफ के लिए हमारा क्या है, डेल्टा टी एफ हमारा आई की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन की बात करें चाहे ऑक्सीजन की बात करें, दोनों ही हमारा ना तो एसोसिएट करेंगे ना डिसोसिएट करेंगे, तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। इंटू के एफ की वैल्यू पता है 1.86। ठीक है, के एफ में भी दिक्कत नहीं है। इंटू मोलैलिटी जब हम करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सल्यूट चाहिए, और यहाँ पे सल्यूट क्या है, ये दोनों गैसेज हैं। डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वो तो हम कर लेंगे, लेकिन मोल्स ऑफ सल्यूट चाहिए, और मोल्स ऑफ सल्यूट के लिए हमें हेनरी लॉ लगाना पड़ेगा, क्योंकि हेनरी लॉ से मोल फ्रैक्शन आएंगे, और वहां मोल फ्रैक्शन से हम मोल्स निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना अब क्यों कर रहे हैं, आपको ये दिमाग में आपके बैठना चाहिए, क्या ये पूछा है, ये निकालना है, ये दिया है। अगर ये पूछा है और ये दिया है, तो ये पहले देखो, ये जो पूछा है उसमें आपको क्या क्या चीज तो पता ही है, और जो चीज नहीं पता है वो चीज निकालनी पड़ेगी ऑब्वियसली, तभी आप जो चीज पूछी है वो निकाल पाओगे। तो जो चीज नहीं पता है वो आपको गिवन डेटा से निकालनी है। तो जो चीज नहीं पता, मेरे को क्या पता है, क्या नहीं पता, मेरे को मोलैलिटी नहीं पता, मोलैलिटी नहीं पता, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी में। तो मोलैलिटी के लिए मुझे मोल्स ऑफ सल्यूट चाहिए और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो मेरे को अमाउंट चाहिए, और अमाउंट के लिए मेरे को क्या दिया है, हेनरी लॉग के बारे में थोड़ा डेटा दिया है। तो हेनरी लॉग में मुझे पता है मोल फ्रैक्शन आता है, तो मैं मोल फ्रैक्शन निकाल लूँ, वहां से मोल्स निकाल लूँ। इस तरीके से चेन बना के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़े बड़े क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो 2 बार हेनरी लॉ लगेगा फॉर नाइट्रोजन, अगर हम लगाएं तो क्या आएगा, हेनरी लॉ क्या होगा, पी गैस इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। पी गैस क्या होता है हमारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड, के एच तो हेनरी लॉ कांस्टेंट है। एक्स गैस क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विद इन लिक्विड, बेसिकली सॉल्युबिलिटी को भी डिनोट करता है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हमारा कितना है, 0.8 है। ठीक है, इक्वल टू के एच दिया हुआ है उन्होंने नाइट्रोजन के लिए 5 इंटू 10⁴ इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻5। तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁵। सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए भी आप ये चीज लगाओगे। ठीक है, फॉर ऑक्सीजन आप जब यही चीज करोगे तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर, अब मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर कितना होगा ऑक्सीजन का, ऊपर अभी निकाला 0.2 है, इक्वल टू के एच कितना है ऑक्सीजन का 2.5 इंटू 10⁴ है, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस विद इन लिक्विड। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना आ गया 0.8 इंटू 10⁻⁵। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन आ गया 0.8 इंटू 10⁻⁵, और मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आ गया हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁵। तो दोनों निकाल दिए हमने, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है, हमने दोनों निकाल दिए। अच्छा, अब दोनों से एक बात क्या समझ में आई, ठीक है, ये थ्योरी में हम पढ़ते भी हैं कि जनरली ये जो मोल फ्रैक्शन आते हैं क्या आते हैं, बहुत एक से कम आते हैं, और देखो आ भी रहे हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन देखो कैसे लगाई जाती है। ठीक है, ये 1 से बहुत छोटा है, ये भी मोल फ्रैक्शन 1 से बहुत छोटा है, यानी कि बेसिकली आपका जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ये जो गैस है दोनों विद इन लिक्विड है। ठीक है, विद इन लिक्विड है यानी कि सॉल्युबिलिटी को डिनोट करता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विद इन लिक्विड है। और लिक्विड में आपका क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और पानी, यानी कि मैक्सिमम मोल्स कितने हैं, किसके हैं, पानी के होंगे, क्योंकि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है। यानी कि अगर आप इसमें 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे इन दोनों का, तो आपका वाटर का मोल फ्रैक्शन आएगा। तो तीनों कंपोनेंट में सबसे ज्यादा वाटर है, यानी कि लिक्विड बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू गैस, यानी कि मोल्स ऑफ ये जो गैस हैं, चाहे नाइट्रोजन चाहे ऑक्सीजन, चाहे दोनों को कंबाइन भी कर लें, यानी कि दोनों को कंबाइन भी कर लें, तो भी मोल्स ऑफ गैस बहुत बहुत कम है इन कंपैरिजन टू मोल्स ऑफ लिक्विड। बताओ 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 भाई, बेसिकली क्या होता है, देखो थोड़ा सा मैं अगर समझाऊं, ठीक है, थोड़ा सा कई बार ये टिपिकल पड़ जाता है, कोई नहीं, अपने हम धीरे धीरे समझ के चलते हैं। पर मैं रिकैप करा देता हूँ। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ये अबव लिक्विड होता है, इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विद इन लिक्विड। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विद इन लिक्विड क्या होता है, मोल्स ऑफ गैस अपॉन में मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ लिक्विड, ऑब्वियसली यही होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विद इन लिक्विड है, तो एक तो गैस है एक लिक्विड है, तो दो कंपोनेंट है, तो उसका मोल फ्रैक्शन हमने निकाल दिया। ऑब्वियसली गैस का मोल फ्रैक्शन है, तो मोल्स ऑफ गैस ऊपर आएंगे, न्यूमरेटर में आएंगे। अब जनरली क्या बात होती है इसमें, जनरली क्या बात होती है कि मोल्स ऑफ गैस जो कि इस केस में भी है, वो बहुत बहुत कम होती है मोल्स ऑफ लिक्विड के कंपैरिजन में। और अगर ऐसा है तो आप मोल्स ऑफ गैस को निग्लेक्ट कर सकते हो इन कंपैरिजन टू मोल्स ऑफ लिक्विड, और यही हम करते हैं, यही अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कितना आ जाता है, के एच इंटू मोल्स ऑफ गैस अपॉन में निग्लेक्ट कर दिया मोल्स ऑफ गैस इन कंपैरिजन टू मोल्स ऑफ लिक्विड, क्योंकि मोल्स ऑफ लिक्विड बहुत ज़्यादा हैं, तो आपका ये आ जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो हम इसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इसको यहाँ कैसे लगाएंगे हम, अब ये बात भी समझो, इसको हम अपने प्रेजेंट क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, ये चीज़ लगेगी तो, क्योंकि मोल्स ऑफ गैस बहुत बहुत कम है मोल्स ऑफ लिक्विड से, तो बात समझ में आ गई। मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन देख के, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हमारा आया आया 1.6 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, यानी कि बहुत कम है। और है क्या, किसके बराबर है असल में, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के बराबर होगा, और डिवाइडेड बाय क्या, टोटल मोल्स। और टोटल मोल्स क्या है, सभी गैस के मोल। ठीक है, दो गैस है तो यहाँ दो गैस आएगी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और मोल्स ऑफ वाटर, ये तीन तो कंपोनेंट है, तो ये आ गया। ठीक, और ये बराबर है हमारे किसके, 1.6 इंटू 10⁻⁵, जो कि बहुत बहुत छोटा है 1 से, यही है। अब अगर ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू मोल्स ऑफ वाटर। तो समझो कि हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, हेयर मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपका क्या है, बहुत बहुत छोटा है मोल्स ऑफ वाटर से। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन है वो किसके बराबर हो जाएगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, डिनोमिनेटर में मोल्स ऑफ वाटर। क्या बात समझ में आई। और ये किसके बराबर है, ऑब्वियसली 1.6 इंटू 10⁻⁵। और सिमिलरली, ठीक है, एग्जैक्टली बराबर नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा, लेकिन हम मान सकते हैं इसको, लगभग बराबर ही आएगा। ठीक है, और सिमिलरली मोल्स ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर हो जाएगा, लगभग मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोल्स ऑफ वाटर के, सिमिलरली। और ये किसके बराबर है, 0.8 इंटू 10⁻⁵। इसको इसी तरीके से कर लेंगे, पहले आप इसको ये लिखते, यहाँ ऑक्सीजन लिखते, फिर निगलेक्ट करते, मैंने एक ही बार में लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा ये आया, तो अब हमें क्या चाहिए, देखो अब हमें चाहिए मोल्स ऑफ सल्यूट ही चाहिए भाई, याद करो, क्योंकि मोल्स ऑफ गैस ही चाहिए, मोलैलिटी निकालनी है हमें। ठीक है, मोलैलिटी निकालनी है अपने को। ठीक है,
तो अपनी ये चीज़ आ गई यहाँ से, ये चीज़ आ गई। तो मोलैलिटी कैसे निकालें? तो मोलैलिटी निकालने के लिए आप क्या करो कि आप लेट कर लो। लेट कैसे करोगे? याद करो, सामने सामने लेट करते थे, मोल फ्रैक्शन जब आता था, कुछ कुछ बातें, ठीक है, कि आप लेट करते थे कि आपका ये क्या है, आप यहाँ पे नीचे टोटल मोल्स होते थे, अब टोटल नहीं, अब खाली मोल्स ऑफ वाटर है नीचे, ठीक है। तो आप क्या मानते थे कि अगर टोटल, अगर यहाँ पे टोटल होते नीचे, जो कि जनरली होते थे, यहाँ तो अप्रोक्सीमेट करके ये आया है, तो आप क्या मानते कि टोटल मोल्स अगर एक हैं, टोटल मोल्स अगर एक हैं तो उसमें नाइट्रोजन के इतने मोल हैं। अब अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से आप इसमें लगाओगे कि अगर वाटर के 1 मोल हैं तो नाइट्रोजन के इतने मोल हैं और ऑक्सीजन के इतने मोल हैं। भाई वही चीज तो है, बस इसको अब अप्रोक्सीमेशन वाले फॉर्मेट में लगाना है, इसीलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूं। अगर वाटर के 1 मोल हैं तो इसमें नाइट्रोजन के 1.6 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स हैं और ऑक्सीजन के 0.8 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स है। क्या बात है। अब क्या हम डेल्टा टी एफ वाला लगा सकते हैं चीज, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डेल्टा टी एफ ही तो पूछा है। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, ठीक है। आई का वैल्यू नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लिए दोनों के लिए ही 1, ठीक है। के एफ क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.86, ठीक है। मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी के लिए मोल्स ऑफ सल्यूट, यहाँ पे सल्यूट क्या है, बेसिकली आपका ये गैस ही है दोनों, ठीक है। तो मोल्स ऑफ गैस, तो गैस क्या होगा आपका, गैस क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो दोनों के मोल्स ऐड कर दो, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 0.8 इंटू 10⁻⁻5, तो ये क्या आ गए, मोल्स ऑफ आपका सल्यूट या मोल्स ऑफ गैस बोल दो, डिवाइड बाय क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मास ऑफ सॉल्वेंट क्या, मास ऑफ पानी। अब 1 मोल पानी है मतलब 18 ग्राम की, आप इसको मोलर मास ऑफ वाटर यानी कि 1 इंटू 18 करोगे, मोल्स इंटू मोलर मास करके आप क्या निकालोगे, आप मास ऑफ वाटर निकालोगे। और मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल ही होता है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ ये क्या है आपके, मोल्स आए न्यूमरेटर में गैस यानी कि मोल्स ऑफ सल्यूट, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया, मास ऑफ वाटर 18 ग्राम, डिवाइड बाय 1000 करोगे केजी में कन्वर्ट करने के लिए। और यहां से आप डेल्टा टी एफ की वैल्यू फिर कैलकुलेट करोगे, जो कि कितनी आएगी, 0.248 इंटू 10⁻⁻2 आएगी। और यहाँ पे अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे एक लाइन बोल रहा है कि हमारा राइट योर आंसर बाय मल्टीप्लाइंग विद 10⁻5, तो हमें 10⁻5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने आंसर को। तो सो डेल्टा टी एफ इंटू 10⁻5 इक्वल टू, आप 10⁻5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 248 आ जाएगा, ठीक है। जेई मेन का सब्जेक्टिव का बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, 248 आ जाएगा, ठीक है। तो 248 हमारा आंसर है। एक बार फिर रिकैप करते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में क्या था, हेनरी लॉ कांस्टेंट हमें दिए हुए थे, डेल्टा टी एफ निकालना था, तो आई की वैल्यू तो 1 ही होगी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए, इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी के लिए मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट क्या है, मोल्स ऑफ गैस इज बेसिकली अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बेसिकली मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी के लिए आप क्या करो, हेनरी लॉ 2 बार लगाओ। पहले तो आप आपका एयर, आपको मिक्सचर बोला हुआ है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, आपने निकाल लिया, वहां से पार्शियल प्रेशर निकाल लिया, फिर आपने हेनरी लॉ 2 बार लगा दिया और मोल फ्रैक्शन निकाल लिए गैसेस के विद इन लिक्विड। अब विद इन लिक्विड है तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर 3 कंपोनेंट है। आपने, क्योंकि मोल्स ऑफ गैसेस बहुत कम है इन कंपैरिजन टू मोल्स ऑफ लिक्विड, तो हमने निग्लेक्ट कर दिया मोल्स ऑफ गैस को और हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया यहाँ से, ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, अप्रोक्सीमेट फॉर्म में, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड लिक्विड, ठीक है। हमने ये चीज कैलकुलेट कर ली। अब हम जैसे हम पहले करते थे, हम कन्वर्जन ऑफ कंसेंट्रेशन टर्म में, कि हम इसको इंटरप्रेट करते थे कि अगर टोटल के इतने मोल हैं तो नाइट्रोजन के इतने मोल हैं, अब टोटल की जगह वाटर के अगर 1 मोल है तो नाइट्रोजन के इतने मोल होंगे, अगर वाटर का 1 मोल है तो इसमें नाइट्रोजन के इतने मोल, और वाटर का 1 मोल है तो ऑक्सीजन के इतने मोल। तो हमने यहाँ से मोल्स निकाल लिए सभी चीज के। अब एक बार मोल्स आ गए तो हमने क्या, मोल्स ऑफ सल्यूट में यानी कि मोल्स ऑफ गैसेस, यानी कि इन दोनों का सम करके हमने मोल्स ऑफ सल्यूट में रख दिया, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था तो मोल्स ऑफ वाटर पता थे तो मास में कन्वर्ट करा,
उसे केजी में कन्वर्ट करा, आपने डेल्टा टीएफ निकाला। क्वेश्चन में पूछा था इंटू 10⁵ करके बताओ, इसे इंटू 10⁵ करके 248 आंसर आ गया। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल नहीं था, क्वेश्चन अच्छा था, इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो, क्वेश्चन आ सकता है। मैंने धीरे धीरे टाइम लेके बताया, तो इस क्वेश्चन को उतनी ही वेटेज देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है फॉलोइंग सोल्यूशन है, 0.12 मोलर ग्लूकोज है, 0.05 मोलर LiBr है, 0.05 मोलर कैल्शियम नाइट्रेट है और 0.05 मोलर एल्यूमिनियम क्लोराइड है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताना है। ठीक है, पहले पार्ट में एक एक पार्ट करके चलते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट बताना है, तो डेल्टा टीबी क्या होता है, आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, यही होता है। ठीक है, अब डेल्टा टीबी को आप क्या लिख सकते हो, टीबी माइनस टीबी नॉट लिख सकते हो, यानी कि टीबी को क्या लिखोगे, टीबी नॉट प्लस, ठीक है, के बी इंटू एम आई। मैं इसको सेपरेट क्यों लिख रहा हूँ बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी था, मैंने के बी इंटू एम आई कर दिया। ठीक, अब मुझे बताओ कि यही आपका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, जिसके यही बॉइलिंग पॉइंट का आपका रिलेशन है। ठीक है, ये आपका जो बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। ठीक है, टीबी नॉट तो क्या है आपका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, आपको बताया नहीं किस चीज का सोल्यूशन है, तो आप एक्वस सोल्यूशन मानोगे जो भी सॉल्वेंट होगा। ठीक है, आप सॉल्वेंट बस कॉमन मानोगे। ठीक है, तो टीबी नॉट सपोज अगर वाटर ही सॉल्वेंट होता तो 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, तो सल्यूट्स वेरी कर रहे हैं, सॉल्वेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब सॉल्वेंट कॉमन है। तो टीबी नॉट अगर कोई भी सॉल्वेंट है तो उसके लिए फिक्स होगा, यानी कि सभी के लिए फिक्स होगा, कॉमन होगा। के भी सॉल्वेंट के लिए डिफाइंड होता है, तो के बी का वैल्यू भी फिक्स होगा। ठीक है, यानी कि टीबी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम आई के, क्योंकि यही सल्यूट की प्रॉपर्टीज हैं। तो टीबी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, यानी कि देयरफॉर टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम आई। अब आप एम आई की वैल्यू निकाल लो सबके लिए। ठीक है, आप एम आई की वैल्यू निकाल लो। अब पहले पार्ट में निकालो, दूसरे पार्ट में निकालो, तीसरे पार्ट में निकालो और चौथे पार्ट में निकालो एम आई की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो अब m क्या है आपका, मोलैलिटी है। डेंसिटी ऑफ आपका क्या नहीं दिया, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन तो दिया नहीं, तो आप बेसिकली मोलैलिटी बेसिकली है, कंसंट्रेशन है, तो मोलैलिटी को मोलैलिटी के बराबर ही मान लो। ठीक है, तो 0.12 है इस केस में। ठीक है, इस केस में 0.05 है, इस केस में आपकी कितनी है 0.05 है, इस केस में भी 0.05 है। अब आपको आई से बस मल्टीप्लाई करना है इन सबको। अब आई ग्लूकोज तो आपका क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, आई की वैल्यू 1, LiBr, Li प्लस में टूटेगा, Br माइनस में टूटेगा। ठीक है, 100% डिसोसिएशन मानोगे जब तक कुछ नहीं दिया, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, सबका 100% डिसोसिएशन ही मानोगे। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम नाइट्रेट किस में टूटेगा, एक कैल्शियम आयन में, दो नाइट्रेट आयन में, मतलब आई का वैल्यू 3 हो जाएगा 100% डिसोसिएशन मानते हुए, क्योंकि अल्फा को आप 1 डालोगे 100% डिसोसिएशन मानोगे, तो अब आई एन के बराबर आएगा, और एन का वैल्यू 3, मतलब आई का वैल्यू भी 3। ठीक है, ऐसे ही AlCl3 एक एल्युमिनियम 3 प्लस में और 3 Cl माइनस में टूटेगा। ठीक है, यानी कि आई का वैल्यू 4 हो जाएगा इस केस में। तो एम आई इस केस में 0.12 आएगा पहले में, दूसरे में कितना आएगा 0.10 आएगा, तीसरे में 0.15 आएगा और चौथे में 0.20 आएगा। तो एम आई का वैल्यू सबसे ज़्यादा किस में आया, ऑप्शन नंबर डी में आया, तो डी का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, देन आपका किस में आया, तो अलग कलर से लिख लेते हैं इसे। ठीक है, डी का आया, तो डी का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। देन आपका किसके लिए आई एम आई की वैल्यू, सी के लिए आई। ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है तो उल्टा बताते हैं। ठीक है, सबसे कम किसके लिए आया, सबसे कम आया बी के लिए, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा बी का। उसके बाद आया ए के लिए, तो उससे ज़्यादा होगा ए का। देन उससे ज़्यादा आया आपका सी के लिए, तो सी का होगा, और सबसे ज़्यादा होगा आपका डी का बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल, तो बॉइलिंग पॉइंट का आपका ये हो गया क्लियर। बॉइलिंग पॉइंट वाली बात समझ में आई, इस तरीके से आपको रिलेट कर सकते हो। ठीक, अब ऐसे ही हमें फ्रीजिंग पॉइंट के लिए निकालना है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आपको बस यह ध्यान रखना है कि नेगेटिव साइन भी आएगा, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी होता है।
ठीक है। अब डेल्टा टी एफ को क्या लिखोगे, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, तो टी एफ क्या आएगा, ठीक है। आप इसको बेसिकली क्या लिखोगे, इसको लिखोगे ना टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ठीक है, इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, यही लिखोगे। ठीक, अब टी एफ को क्या लिखोगे, ठीक है, टी एफ को लिखोगे टी एफ नॉट माइनस आई के एफ एम, ठीक, तो यही लिखोगे। डेल्टा टी एफ को आप क्या लिख दोगे, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, डेल्टा टी एफ को टी एफ नॉट माइनस टी एफ लिख दोगे, तो यहाँ से आप टी एफ को क्या लिख दोगे, टी एफ नॉट माइनस के एफ इंटू एम आई, ठीक है। वो इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि टी एफ नॉट अगेन सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी, के एफ अगेन सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी, के एफ तो सॉल्वेंट के लिए डिफाइंड है और टी एफ नॉट क्या होगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमारा सभी के लिए नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कॉमन ही होगा और कॉमन चीजों से हमारा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि टी एफ बेसिकली किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, देयरफॉर टी एफ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस एम आई के, माइनस एम आई। माइनस एम आई का क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा एम आई की वैल्यू होगी उतना टी एफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा नेगेटिव में, उतनी टी एफ की वैल्यू ज़्यादा आएगी नेगेटिव में, यानी कि उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब जितना एम आई की वैल्यू ज़्यादा उतने नेगेटिव में टी एफ की वैल्यू, यानी उतनी नेगेटिव में फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा, नेगेटिव में वैल्यू ज़्यादा मतलब कम एक्चुअल में, यानी कि उतना फ्रीजिंग पॉइंट, जितने ज़्यादा एम आई की वैल्यू उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम होते जाएगा, ठीक है। तो हमें एम आई की वैल्यू पता है, हमने निकाल रखी है, तो इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो जितना टी एफ की वैल्यू, जितना एम आई की वैल्यू, आपको क्या चाहिए, आपको फ्रीजिंग पॉइंट आपको सबसे कम चाहिए, पहले सबसे कम चाहिए। अगर सबसे कम चाहिए तो एम आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितना एम आई की वैल्यू ज़्यादा उतना नेगेटिव में ज़्यादा, मतलब उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम। तो एम आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा किस में है, डी में है, तो उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। बेसिकली उससे उल्टा हो जाएगा, तो एम आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा, देन एम आई की वैल्यू उससे कम, जो कि किस में है, सी में है, देन एम आई की वैल्यू उससे कम जो कि है ए में, तो देन एम आई की वैल्यू सबसे कम जो कि है बी में। तो जितना ज़्यादा एम आई की जैसे जैसे एम आई की वैल्यू कम होगी, जैसे जैसे एम आई की वैल्यू कम होगी, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे नेगेटिव में वैल्यू कम होगी, और नेगेटिव में वैल्यू कम होगी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा। नेगेटिव में कम होने का मतलब एक्चुअल में बढ़ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट उतना उतना बढ़ेगा। जैसे जैसे नेगेटिव में वैल्यू कम होगी वैसे 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 फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, सिंपल। ये बात भी क्लियर हो गई अपने को। तीसरा पॉइंट अपना क्या है, तीसरा पॉइंट हमसे क्या पूछ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर पूछ रहा है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमें पता है क्या होती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट होती है, लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के बराबर होती है। और आई के टर्म्स में बात करें तो मोल्स ऑफ सल्यूट इंटू आई और डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सल्यूट इंटू आई प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इसके बराबर होती है, ठीक। तो जिसकी आई और एन की वैल्यू सबसे ज़्यादा, उतना ज़्यादा क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग होगी, यानी कि उतना वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा लोअरिंग होगी, और जितनी ज़्यादा लोअरिंग होगी उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और मोल्स ऑफ सल्यूट तो पता नहीं, लेकिन मोल्स क्या है, बेसिकली कंसंट्रेशन के ही तो एक आपका पैरामीटर है, कि जितना ज़्यादा मोल्स होगा उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा। तो हम मोलैलिटी से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, मोलैरिटी से, क्योंकि मोलैरिटी दी हुई है और मोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल्स के। जैसे जैसे मोल्स ऑफ सल्यूट बढ़ेगा वैसे वैसे मोलैरिटी बढ़ेगी। तो आप मोल्स ऑफ सल्यूट की जगह आप मोलैरिटी को कंपेयर कर लोगे, यानी कि अगेन आप बेसिकली एम आई की वैल्यू ही कंपेयर कर लोगे। एम आई की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना वेपर प्रेशर रिलेटिवली लो होता जाएगा, यानी कि कम होता जाएगा। तो एम आई की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, एम आई की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना उतना वेपर प्रेशर कम होगा। तो सबसे कम किसका होगा, जिसकी सबसे ज़्यादा एम आई की वैल्यू होगी, तो सबसे कम वेपर प्रेशर होगा डी का। देन
उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा सी का, क्योंकि एम आई की वैल्यू थोड़ी कम हो गई। देन उससे ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा ए का, क्योंकि एम आई की वैल्यू थोड़ी और कम हो गई। देन सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा बी का, क्योंकि एम आई की वैल्यू सबसे कम है। तो एम आई की वैल्यू यानी कि मोलैरिटी इंटू आई, चाहे आप मोलैलिटी इंटू आई बोलो, क्योंकि वो एक ही बात है हमारे लिए, क्योंकि हमने तो मोलैलिटी को मोलैलिटी के बराबर ही माना है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन नहीं गिवन है। तो बेसिकली कंसंट्रेशन जितनी कम होती जाएगी, जितनी कंसंट्रेशन, जितनी आई इंटू कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, उतना ज़्यादा रिलेटिव लोअरिंग बढ़ता जाए, उतना ज़्यादा रिलेटिव लोअरिंग क्या होगी, कम होगी। जितना कंसंट्रेशन इंटू आई कम, उतना रिलेटिव लोअरिंग कम। और जितना कम रिलेटिव लोअरिंग मतलब लो कम हुआ है, मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा बना हुआ है। तो जिसकी सबसे कम लोअरिंग होगी उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। सबसे कम लोअरिंग सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर। सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका है, जिसकी सबसे कम लोअरिंग होगी। और सबसे कम लोअरिंग किसकी होगी, जिसकी इसकी वैल्यू सबसे कम होगी, तभी लोअरिंग कम है। लोअरिंग कम मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा। कम मतलब बेस लाइन से कम कम हुआ है मतलब ज्यादा बना हुआ है, और बेस लाइन से ज्यादा कम हो गया मतलब कम ही हो गया है। बात समझ में आई? तो सिंपल बात है कि जितना वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जितना वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, उतनी ज़्यादा आप कह सकते हो क्या, कि उतना ज़्यादा उसका लोअरिंग ज़्यादा है। और लोअरिंग कम है मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा बना हुआ है, कि लो कम हुआ, रिलेटिव लो कम हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात क्या डाउट आ सकता है कि यहाँ भी तो मोल्स ऑफ सल्यूट इनटू आई है। ठीक है, मोल्स ऑफ सल्यूट इनटू आई है। ठीक है, तो अब ये कैसे आप कर रहे हो? ठीक है, ये कैसे कर रहे हो, तो मैं चलो एक एग्जांपल से तुम्हें दिखा देता हूँ कि इसमें चिंता मत करो। सपोज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तो आपके कांस्टेंट ही बने रहेंगे। ठीक है, कि आपका यहाँ से भी तो यहाँ आप कहोगे कि ये बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, और ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। तो आपने खाली सामने सामने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों मान लिया? मैं बता रहा हूँ सामने से हमारा काम चल जाता है। क्यों चल जाता है, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक, पहले में हमें क्या दिया था, 0.12 मोलर ग्लूकोज दिया था। दूसरे में हमें 0.05 मोलर LiBr दिया था। इन दो से ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हारा सपोज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तो मैंने 1 मान लिया, क्योंकि सॉल्वेंट तो फिक्स्ड ही है। ठीक है, तो सपोज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 1 बना हुआ है। ठीक है, इसके लिए आई की वैल्यू 2 होगी और इसके लिए आई की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो अब अगर मैं रिलेटिव लोअरिंग की बात करूं तो पहले के लिए कितना आएगा, देखो 0.12 इंटू आई की वैल्यू कितनी है, इसके लिए 1 है, अपॉन में 0.12 इंटू आई की वैल्यू अगेन 1, यानी कि 0.12 प्लस 1, यानी कितना है 0.12 अपॉन 1.12, ये आया। और LiBr के लिए कितना है आपका, LiBr के लिए रिलेटिव लोअरिंग कितना आया, 0.05। ठीक है, बेसिकली आपने मोल्स की जगह मोलैरिटी रख लिया, क्योंकि वही कंसेंट्रेशन का ही पैरामीटर है। 0.05 इंटू टू अपॉन में 0.05 इंटू टू प्लस 1, यही करा, 0.05 इंटू टू प्लस 1। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 0.1। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1 अपॉन में 1.1, यानी कि 1/11 आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व ही कर लेते हैं। ठीक है, 1/11 मतलब 0.09 आएगा। ठीक है, और इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये बेसिकली 0.1 समथिंग आएगा, 0.10 कुछ आएगा, 0.106 नहीं 0.107 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये आया रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है, इस केस में इतना रिलेटिव लोअरिंग, इस केस में इतना रिलेटिव लोअरिंग। तो देखो कि जितना तुम्हारा, तुम ऐसे कैलकुलेट करके करोगे, कर सकते हो आप सॉल्वेंट का अमाउंट कांस्टेंट मान के, लेकिन आप देखो कि रिलेटिव लोअरिंग किसकी ज़्यादा आई, ऑब्वियसली इसकी, यानी कि ग्लूकोज की, यानी कि इस वाले की ज़्यादा आई जो ए था। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग आपकी ग्लूकोज की ज़्यादा आई। और ग्लूकोज की रिलेटिव लोअरिंग अगर ज़्यादा आई, यानी कि ग्लूकोज का वेपर प्रेशर ज़्यादा कम हो गया,
यानी कि ग्लूकोज का वेपर प्रेशर कम है और इसकी रिलेटिव लोअरिंग कम आई, मतलब इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है, ए का कम है, यही तो बात है। तो ये यही आता है, इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इससे ही कि आपका रिलेटिव लोअरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू आई से। और और मोल्स नहीं है तो कोई कंसंट्रेशन दिया होगा, मोलैरिटी दिया होगा, मोलैरिटी दिया होगा तो इसकी जगह मोलैरिटी लिख लो। ठीक है, मोलैरिटी दिया है तो मोलैरिटी कर लो। तो जितना ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन का कोई पैरामीटर इनटू आई, उसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रिलेटिव लोअरिंग होगी, और जितना ज़्यादा रिलेटिव लोअरिंग होगी उतना वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और जितनी कम रिलेटिव लोअरिंग होगी उतना वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। सिंपल बात है। तो ये पूरी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल कर लो, क्योंकि ये जितना बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा, और जितना रिलेटिव लोअरिंग ज़्यादा होगी उतना वेपर प्रेशर कम होगा। एज सिंपल एज दैट। आप नीचे वाले की ये बढ़ेगा तो ये कम होगा नहीं, और ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो ये कांस्टेंट, ऐसी चीज मत करना, या कुछ भी और मत सोच लेना कि ये नीचे ज्यादा है तो ये बढ़ेगा ये कम हो जाएगा। आप सिंपल सिंपल सामने सामने ये कर सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई कैलकुलेशन कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ को समझ लो। ये थोड़ा-सा देखो ट्रिकी होती हैं ये चीज़ें कई बार, मैं इसलिए समय लेके समझा रहा हूँ क्योंकि एक बार में क्रिस्टल क्लैरिटी आ जानी चाहिए। कई बार क्लास में हम ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं, ठीक है? क्योंकि क्लास का फ्लो होता है तो कई बार टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ बस, ठीक है? ज़्यादा कोई ख़ास बात नहीं है, मैं नहीं करूँगा कोई और करेगा। सिलेक्शन तो तुम्हारा होना ही है, तुम खुद पढ़ लोगे, ठीक? क्या कह रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर है 0.01 मोलर। एक्वा सोल्यूशन है मतलब सॉल्वेंट नहीं, सॉल्वेंट हमारा वाटर है, और CaCl2 हमारा सल्यूट है। ऑस्मोटिक प्रेशर बता रहा है इतना है 27 डिग्री सेल्सियस पे। वांट ऑफ फैक्टर निकालना है तो पहला पार्ट तो बहुत ही आसान है, पाई इक्वल टू ICRT। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया है? 0.4926 ATM, ATM में दिया है, और ATM में दिया है तो आप आई तो आपको निकालना ही है वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, अब आई आप, फिर वही बात है कि आई निकालना है तो आई निकालोगे। अब ऐसे नहीं कि आप 100% अल्फा मानते हुए आप आई की वैल्यू बोल दोगे कि 2 क्लोराइड आयन और 1 कैल्शियम आयन में टूट रहा है, आई का वैल्यू 3 नहीं, आपको निकालना पड़ेगा। कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है, सब चीज़ तो दिया हुआ है, 0.01 मोलर इंटू आर। आर आप ATM में लिया है तो आर को 0.0821 लोगे, ठीक है, इंटू टेम्परेचर को किस में लोगे? केल्विन में लोगे, 300 केल्विन। आपको पता है 0.0821 इंटू 324.63, ठीक है, 24.63। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा? जब आप सॉल्व करोगे 0.4926 डिवाइड बाय 0.01, और 24.63 से भी डिवाइड में जाएगा वो, तो आई का वैल्यू लगभग 2.044 इतना आ जाएगा। आई का वैल्यू आ गया 2.044। देखो वैसे करते तो 3 आ जाता, तो देखो 3 नहीं 2.044 आ रहा है, ठीक। अब क्या कह रहा है? आई का वैल्यू आपका 2.044 आया। अब क्या कह रहा है कि आई का वैल्यू फर्स्ट पार्ट का, हाउ वुड यू एक्सपेक्ट द वैल्यू ऑफ वन, वन मतलब सॉरी आई, वन नहीं आई, आई का वैल्यू कैसे चेंज होगा एज द सोल्यूशन बिकम मोर कंसेंट्रेटेड। मतलब अगर ये कैल्शियम क्लोराइड के सोल्यूशन की मैं और कंसेंट्रेशन बता दूं, बढ़ा दूं, सपोज 0.01 मोलर है, मैं 0.1 मोलर कर दूं, तो आई का वैल्यू में क्या चेंज आएगा? कांस्टेंट बने रहेगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा? तो देखो आप सिंपल देखो, इसमें थोड़ी डिस्पैरिटी भी है, लेकिन जो चीज ठीक मानी जाती है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं वो यही है कि आपका आई का वैल्यू इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन। जैसे जैसे कंसेंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे आई का वैल्यू घटेगा, ठीक है। तो एज द सोल्यूशन बिकम्स मोर कंसेंट्रेटेड द वैल्यू ऑफ आई, तो आप क्या बोलोगे? वैल्यू ऑफ आई, देयरफॉर वैल्यू ऑफ आई टेंड टू डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन जैसे जैसे कंसेंट्रेट होगा वैसे आई का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात कैसे है? देखो देखो डाइल्यूशन पे आपका अल्फा बढ़ता है, अल्फा बढ़ता है आपका अपॉन डाइल्यूशन, अल्फा यानी कि परसेंट डिसोसिएशन बढ़ेगा, ठीक बात है, अल्फा बढ़ेगा, और अल्फा बढ़ेगा तो आई का वैल्यू भी बढ़ेगा,
अल्फा बढ़ेगा तो आई का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन होगा वैसे वैसे अल्फा बढ़ेगा, वैसे वैसे आई बढ़ेगा। और जैसे जैसे सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा वैसे अल्फा का वैल्यू घटेगा, आई का वैल्यू भी घटेगा। सिंपल। लेकिन ये बात नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ठीक हो, सॉरी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का तो अल्फा पहले ही 100% होता है। आयनिक में हम ये बात पढ़ते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो अल्फा पहले ही 100% होता है। तो उसके लिए तो ये बात हमें नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी में भी ये चीज़ दी हुई है और यही चीज़ हम क्वेश्चंस में आती है, एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन है और हमारा जेई नीट में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमें यही मान के चलना है कि जैसे जैसे सोल्यूशन का डाइल्यूशन होगा वैसे वैसे आई का वैल्यू बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे सोल्यूशन मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड होते जाएगा वैसे वैसे आई का वैल्यू घट जाएगा। आप चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लो, ठीक है। एनसीईआरटी में लास्ट में सॉल्यूशंस नाम के चैप्टर में लास्ट में टेबल भी दी हुई है, आप उसको रेफर करके और बात को समझ सकते हो, ठीक है। तो इसे एज अ कंक्लूजन आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो हमने कई सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। अभी हमें हेनरी लॉ के ऊपर थोड़े क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले कि हमने अभी तक हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वांट ऑफ फैक्टर, थोड़ा सा आज का लेक्चर थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा प्रैक्टिस सेशन में कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ से थे या कुछ कुछ थोड़े अलग से थे। तो कोई नहीं, उसको प्रैक्टिस करो, समझो, नोट करो, अपनी शीट बनाते रहो, अपना क्लास नोट्स को रिवाइज करते रहो और मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। सब चीज़ अच्छे से बढ़िया से करोगे, एग्जाम तुम्हारा बहुत बढ़िया से जाएगा, ठीक है। चलो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।